कि बैंक से कर्ज लेकर घर खरीदना और उसे किराए पर चढ़ाना मतलब अमीर बनने का सबसे अचूक तरीका है। हाँ बिल्कुल, और लगभग हर कोई यही मानता है। सही कहा। लेकिन हाल ही में जब हमने अपने भारतीय डेटा को खंगाला तो यार एक बहुत ही डराने वाली सच्चाई सामने आई। वही नियम जो अमेरिका में लोगों को करोड़पति बना रहा है, वही सेम नियम भारत के मिडिल क्लास को सबसे तेजी से कर्ज के गहरे जाल में ढकेल रहा है। और गरीबी की तरफ भी। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों है कि जो वित्तीय नक्शा विदेशों में इतनी अच्छी तरह काम करता है, वो हमारी भारतीय जमीन पर आते ही पूरी तरह फेल हो जाता है? देखिए, ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। असल में होता क्या है कि जब लोग किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर किताब को पढ़ते हैं ना, तो वे उन नियमों को एक यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेते हैं। हाँ, कि हर जगह लागू होगा। एग्जैक्टली। जबकि हकीकत ये है कि कोई भी वित्तीय सलाह उस देश की स्थानीय अर्थव्यवस्था, वहाँ की महंगाई दर और सबसे जरूरी वहाँ के कानूनों से अलग नहीं हो सकती। हम असल में एक ऐसे जाल में फंस रहे हैं जहाँ हमारे सपने तो विदेशी हैं, लेकिन ब्याज दरें और महंगाई पूरी तरह से देसी हैं। ठीक है, आइए इसे खोलकर समझते हैं। आज की इस गहरी छानबीन का पूरा फोकस इसी बात पर है कि रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबों के इर्द गिर्द जो एक तिलिस्म बना हुआ है, वो भारतीय हकीकत से टकराकर कैसे बिखरता है। बहुत जरूरी चर्चा है ये। बिल्कुल। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमने आरबीआई की हालिया वित्तीय साक्षरता रिपोर्ट, मैजिक ब्रिक्स के रेंटल यील्ड डेटा, कुछ बहुत ही शानदार यूट्यूब विश्लेषणों और रेडिट के पर्सनल फाइनेंस फोरम पर चल रही तीखी बहसों का गहराई से विश्लेषण किया है। इन सब को मिलाकर जो तस्वीर बनती है ना, वो सच में आंखें खोलने वाली है। मतलब विदेशी किताबों का सबसे बड़ा और मशहूर नियम क्या है? यही कि एसेट्स बनाओ। हाँ, ऐसे एसेट्स खरीदें जो हर महीने निवेशक की जेब में पैसे डालें, जिसे फाइनेंस की भाषा में पॉजिटिव कैश फ्लो कहा जाता है। राइट। किताब कहती है कि बैंक का पैसा यानी लेवरेज इस्तेमाल करो, लोन लो, संपत्ति बनाओ और किराए से उस लोन को चुकाओ। और यार यहीं पर सबसे बड़ा पेंच है। अगर हम इस लेवरेज के सिद्धांत को समझना चाहें तो ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए फलों के एक ऊंचे पेड़ से सेब तोड़ने के लिए कोई व्यक्ति एक बहुत भारी और महंगी सीढ़ी किराए पर ले ले। अच्छा, दिलचस्प एनालॉजी है। हाँ, अब अगर पेड़ पर बहुत सारे सेब हैं और सीढ़ी का किराया कम है, तो सेब बेचकर सीढ़ी का किराया भी निकल जाएगा और मुनाफा भी होगा। सही बात है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये पेड़ बहुत ऊंचा है, सेब बहुत कम है और सीढ़ी का किराया इतना ज्यादा है कि इंसान सेब बेचने के बाद भी अपनी जेब से सीढ़ी का किराया भरता रहता है। बहुत खूब। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमारा जो गणित है ना, वो इस सीढ़ी वाले उदाहरण को पूरी तरह से सच साबित करता है। वो कैसे? देखिए, अगर अमेरिका के ऐतिहासिक आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो वहाँ होम लोन की ब्याज दरें आमतौर पर 2 से 4% के आसपास रही हैं। हाँ, काफी कम होती है वहाँ। बिल्कुल। और इसके विपरीत वहाँ किसी भी प्रॉपर्टी पर मिलने वाला रेंटल यील्ड यानी किराए से होने वाली कमाई का प्रतिशत आराम से 5 से 8% के बीच होता है। तो मतलब पॉजिटिव कैश फ्लो बन गया। एग्जैक्टली। इसका सीधा सा मतलब है कि वहाँ का निवेशक अगर 4% पर बैंक से पैसा उठाता है और 8% किराए से कमाता है, तो बीच का 4% सीधा उसकी जेब में जाता है। वाओ! लेकिन भारत में मतलब जैसे ही हम कदम रखते हैं, पूरा गणितीय सर्कल खड़ा हो जाता है। हमारे स्रोतों, खासकर जो मैजिक ब्रिक्स का डेटा हमने देखा, उसके अनुसार भारत में होम लोन की ब्याज दरें अमूमन 7 से 9% के बीच झूलती रहती हैं। हाँ, और रेंटल यील्ड भारत का राष्ट्रीय औसत केवल 3% है। एकदम सही। और अगर हम शहरों के हिसाब से थोड़ी और गहराई में जाएं, तो मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट दिखाती है कि कोलकाता में यह आंकड़ा देश में सबसे बेहतर है, लगभग 3.9%। अच्छा, कोलकाता में सबसे ज्यादा है? हाँ, लेकिन मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में जहां अचल संपत्ति की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहां रेंटल यील्ड गिरकर 2.5 से 2.8% तक रह जाती है। अरे बाप रे। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से फर्निश्ड घर किराए पर देता है तो यह दर खींचकर मुश्किल से 3.3% तक पहुंच सकती है। लेकिन किसी भी स्थिति में ये 8.5% के होम लोन की दर के आधे से भी कम है। तो मतलब जेब से ही पैसा जा रहा है। इसे एक बहुत ही ठोस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई मिडिल क्लास इंसान 50 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदता है। ठीक है। वो अपनी जिंदगी भर की 10 लाख रुपए की जमा पूंजी लगाता है और 40 लाख रुपए का लोन 8.5% की दर पे लेता है। बहुत आम बात है ये। हाँ, तो उस 40 लाख के लोन पर हर महीने की ईएमआई करीब 34,000 रुपए बनेगी। लेकिन उस 50 लाख के घर से किराया कितना आएगा?
शायद 12 से 15,000। बिल्कुल, मुश्किल से 12,500 से 15,000 रुपए। अब 15,000 रुपए के किराए से 34,000 रुपए की ईएमआई तो नहीं भरी जा सकती ना। बिल्कुल नहीं। तो हर महीने जो 19,000 रुपए का गैप है वो उस इंसान के वेतन से कटेगा। हाँ, और ये पूरी तरह से एक लायबिलिटी बन जाता है। लेकिन रुकिए, विदेशी गणित भले यहाँ फेल हो जाए, क्या हम भारतीय रियल एस्टेट की सबसे बड़ी ताकत कैपिटल एप्रिसिएशन यानी संपत्ति की कीमत बढ़ने को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं? ये बहुत लोग कहते हैं। हाँ, रेडिट पर कई लोग यही तर्क देते हैं कि हो सकता है आज किराया कम हो, लेकिन 10 साल बाद उस 50 लाख के घर की कीमत भी तो 1 करोड़ रुपए हो सकती है। अचल संपत्ति तो हमेशा मुनाफा ही देती है ना। ये बहुत ही वाजिब सवाल है और मैं बता रही हूँ यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन एक सच्चाई है, लेकिन महंगाई और लोन के ब्याज को हटाकर असल मुनाफा या रियल रिटर्न देखना बहुत जरूरी है। मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना। बिल्कुल। उस 40 लाख के लोन को 20 साल तक चुकाते चुकाते वो इंसान बैंक को 40 लाख रुपए सिर्फ ब्याज के रूप में दे चुका होता है। मतलब डबल पैसा। हाँ, यानी घर की कीमत उसे 50 लाख नहीं बल्कि 80-90 लाख पड़ी। इसके ऊपर से हर साल प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस का खर्च और कभी-कभी महीनों तक किराएदार न मिलने का जोखिम भी तो है। ये तो हमने सोचा ही नहीं। जब हम 6 से 7% की वार्षिक महंगाई दर को जोड़ते हैं तो 10 साल बाद जो 1 करोड़ रुपए दिख रहे हैं ना, उनकी क्रय शक्ति आज के 50 लाख के बराबर ही होती है। कागज पर इंसान करोड़पति दिख सकता है, लेकिन असल में उसके हाथ में लिक्विड कैश नहीं होता। तो अगर गणित इतना ही खराब है और अर्थशास्त्र रियल एस्टेट के खिलाफ गवाही दे रहा है, तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। क्या भारत के लोग अपनी कुल संपत्ति का 51 से 77% हिस्सा रियल एस्टेट यानी घरों में क्यों फंसा रहे हैं? हमने रिपोर्ट में देखा कि भारत का हाउस होल्ड डेप्थ जीडीपी का 41% तक पहुंच गया है। लोग धड़ल्ले से लोन ले रहे हैं, ऐसा क्यों? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसका जवाब केवल अर्थशास्त्र में नहीं है। इसका जवाब हमारी गहरी सांस्कृतिक जड़ों और देश के सामाजिक ढांचे में छिपा है। मतलब सोशल स्ट्रक्चर। हाँ, देखिए, अमेरिका या पश्चिमी देशों में सोशल सिक्योरिटी का तंत्र बहुत मजबूत है। अगर वहां किसी की नौकरी चली जाती है या कोई भयंकर बीमारी आ जाती है तो सरकार के पास अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और मेडिकेयर जैसी योजनाएं हैं। वहां का नागरिक इस बात से निश्चिंत है कि वो रातों रात सड़क पर नहीं आ जाएगा। हाँ, ये बात तो है। लेकिन भारत में तो ऐसी कोई मजबूत सोशल सिक्योरिटी या ऐसा कोई सुरक्षा जाल मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल, और इसी असुरक्षा के कारण भारत में घर को कभी भी लायबिलिटी या एक वित्तीय दायित्व के रूप में नहीं देखा जाता। उसे एक एसेट ही मानते हैं सब। हाँ, पश्चिमी वित्तीय किताबों में घर को एक ऐसा खर्च माना जा सकता है जो पैसे सोखता है, लेकिन भारत में यह एक सुरक्षा कवच है। यह एक सामाजिक दर्जा या स्टेटस सिंबल है। सही बात है। एक भारतीय व्यक्ति के अवचेतन मन में ये डर बैठा होता है कि कल को अगर नौकरी छूट गई या व्यापार डूब गया तो कम से कम परिवार के सिर पर अपनी एक छत तो होगी। क्या बात थी वो? भारतीय माता पिता अक्सर जानबूझकर अपने बच्चों को करियर के शुरुआती दिनों में ही घर खरीदने और ईएमआई के दबाव में डाल देते हैं। अरे हाँ, ये तो हर घर की कहानी है। बिल्कुल। इसके पीछे का मनोविज्ञान ये है कि ईएमआई का भारी दबाव युवा पीढ़ी को फालतू खर्चों, महंगे गैजेट्स और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचाएगा। मतलब वो कंज्यूमरिज्म में नहीं फंसेंगे। फोर्स्ड सेविंग्स। हाँ, जबरदन बचत। लेकिन क्या ये जबरन अनुशासन वाकई में इतना बुरा है? देखा जाए तो कम से कम इंसान के पैसे कहीं जुड़ तो रहे हैं, बजाय इसके कि वो वीकेंड पार्टियों में सारा पैसा उड़ा दे। देखिए, अनुशासन के नजरिए से ये बुरा नहीं है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति को बढ़ाने के नजरिए से ये बहुत हानिकारक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारा पैसा एक ऐसे एसेट में फंस जाता है जो इलिक्विड है, जिसे आप तुरंत बेच नहीं सकते। अमेरिका में BRRR मॉडल बहुत लोकप्रिय है। वो बाय रिहैब रेंट वाला। हाँ, बाय रिहैब रेंट रीफाइनेंस। रिपीट, वहाँ लोग घर खरीदते हैं, उसकी कीमत बढ़ने पर उस पर दोबारा लोन लेते हैं और उस पैसे से दूसरा घर खरीद लेते हैं। अच्छा, तो पैसे घुमाते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन भारत में अपना घर गिरवी रखना एक भावनात्मक कलंक माना जाता है। दादा ने जो जमीन खरीदी वो पोते तक इंटरजेनरेशनल वेल्थ ट्रांसफर के रूप में जाती है, उसे बेचा नहीं जाता। हाँ, जमीन बेचना तो बहुत बुरी बात मानी जाती है हमारे यहाँ। इसीलिए अचल संपत्ति यहाँ एक डेड एसेट बन जाती है जो सुरक्षा तो देती है
पर नकदी नहीं। यह एक ऐसा गहरा सांस्कृतिक अंतर है जिसे विदेशी किताबें पूरी तरह नजरअंदाज कर देती हैं। अब अगर घर खरीदना फंसाने वाला सौदा है तो उसी किताब के एक और बड़े नियम की तरफ चलते हैं। कौन सा नियम? नियम कहता है नौकरी छोड़ो, अपना खुद का बिजनेस शुरू करो और खुद के बॉस बनो। कॉर्पोरेट चूहादौड़ से बाहर निकलो। हाँ, रैट रेस से निकलो। बिल्कुल। सुनने में तो ये किसी फिल्म के डायलॉग जैसा बहुत प्रेरणादायक लगता है, लेकिन क्या एक भारतीय मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए ऐसा करना व्यावहारिक है? आंकड़े तो एक बहुत ही अलग हकीकत बयान करते हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक भारत में 90% स्टार्टअप्स और नए व्यापार पहले 5 साल के अंदर ही फेल हो जाते हैं। 90%? बाप रे! हाँ। अमेरिका और भारत के बिजनेस इकोसिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है, और इसका सबसे बड़ा कारण वो मैकेनिज्म है जिस पर ये अर्थव्यवस्थाएं काम करती हैं। और मैं मानकर चल रहा हूँ कि इसमें महंगाई का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर सालाना 5 से 30 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति रिस्क लेगा तो उसे पहले कुछ पूंजी तो जुटानी होगी ना। एकदम सही पकड़ा। पूंजी जुटाने की प्रक्रिया दोनों देशों में बिल्कुल अलग है। कैसे? अमेरिका में विशेषकर कोविड के पहले के 2 दशकों में महंगाई दर 1 से 3% के बीच रहती थी। वहाँ रियल इनकम यानी व्यक्ति की असली क्रय शक्ति बढ़ती थी। सेविंग्स करना आसान था। बिल्कुल। लेकिन भारत में महंगाई दर ऐतिहासिक रूप से 5 से 7% के बीच रहती है। इसके ऊपर से मेडिकल और एजुकेशन की महंगाई 10 से 12% की दर से बढ़ रही है। हाँ, स्कूल की फीस और अस्पताल के बिल तो आसमान छू रहे हैं। वही तो। पिछले 10 सालों में एक औसत मध्यम वर्गीय व्यक्ति की रियल इनकम असल में घटी है। जब इंसान के लिए महीने के अंत में पैसा बचाना ही मुश्किल हो रहा हो, तो नौकरी छोड़कर बिजनेस का भारी जोखिम उठाना कोई समझदारी का काम नहीं है। और इसके अलावा जो एक और बहुत बड़ा फर्क है वो है सिस्टम का भरोसा। हमारे स्रोत बताते हैं कि अमेरिका में बिजनेस आइडिया के आधार पर बिना गारंटी के लोन मिलना काफी आसान है, लेकिन भारत का क्रेडिट एक्सेस सिस्टम पूरी तरह से अलग है। जी हाँ, भारत में बैंक बिना किसी ठोस गारंटी या कोलैटरल के लोन देने से बहुत कतराते हैं। भारत में 81% बिजनेस प्रोप्राइटरशिप्स हैं, यानी वे केवल एक अकेले मालिक द्वारा चलाए जाते हैं। मतलब कोई बड़ी कंपनी नहीं होती। हाँ, वे किसी बड़े सिस्टम या ढांचे पर आधारित नहीं होते। अगर मालिक 10 दिन अपनी दुकान या ऑफिस ना जाए तो बिजनेस ठप हो जाएगा। सही बात है। किताब कहती है कि बिजनेस वो है जो आपके बिना भी चले, लेकिन भारत में मिडिल क्लास व्यक्ति जो बिजनेस शुरू करता है वो अक्सर सिर्फ एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, असली बिजनेस नहीं। और एक कड़वा सच जो हमारे YouTube स्रोत ने बहुत ही बेबाकी से रखा, वो है सामाजिक दबाव और फेल होने का कलंक। ओह, वो तो है ही। अमेरिका में अगर किसी का स्टार्टअप फेल हो जाता है तो उसे एक बैज ऑफ ऑनर माना जाता है। निवेशकों को लगता है कि इसने कुछ सीखा है, लेकिन भारत में तो इसे एक जीवन भर के धब्बे की तरह लिया जाता है। समाज ताने मारता है। और सबसे दिलचस्प उदाहरण जो स्रोतों में उभर कर आया वो है भारत का मैरिज मार्केट या शादी का बाजार। हाँ, वो वीडियो में था। बिल्कुल। एक संघर्षरत स्टार्टअप फाउंडर की वैल्यू वहां लगभग 0 मानी जाती है। लोग आज भी 50,000 रुपए महीने की सरकारी या स्थिर प्राइवेट नौकरी वाले व्यक्ति को एक ऐसे फाउंडर पर तरजीह देते हैं जो अपनी खुद की कंपनी बना रहा हो। ये सामाजिक ताना बाना रातों रात नहीं बदल सकता। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? मतलब अगर रियल एस्टेट में रेंटल यील्ड होम लोन की ब्याज दरों को मात नहीं दे पा रहा है, अगर नौकरी छोड़कर बिजनेस करना इतना जोखिम भरा है और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है, और अगर विदेशी किताबों के फॉर्मूले भारत में काम ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या एक भारतीय मिडिल क्लास इंसान को अमीर बनने का सपना ही छोड़ देना चाहिए? क्या निवेश करना ही बंद कर देना चाहिए? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, और मैं बता दूं कि यहीं पर समाधान भी छिपा है। समाधान ये नहीं है कि निवेश करना छोड़ दिया जाए। फिर क्या है समाधान? समाधान ये है कि विदेशी नक्शे को छोड़कर भारतीय साधनों और भारतीय हकीकत के अनुसार अपनी रणनीति बनाई जाए। रेडिट के पर्सनल फाइनेंस फोरम पर कई अनुभवी निवेशकों ने इस पर बहुत ही व्यवहारिक सुझाव दिए हैं। हाँ, मैंने देखा कि वहां सबसे पहली सलाह कोई एसेट या संपत्ति खरीदने की नहीं दी गई, बल्कि एक सेफ्टी नेट बनाने की दी गई है। मतलब लोग एफडी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या एफडी महंगाई को हरा पाती है? फिर एफडी में पैसा क्यों फंसाना? ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है। देखिए, एफडी को यहाँ वेल्थ क्रिएशन के टूल के रूप में नहीं देखा जा रहा है। इसे इमरजेंसी फंड के रूप में देखा जा रहा है। अच्छा, आपातकालीन कोष। हाँ, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि भारत में सोशल सिक्योरिटी नहीं है,
तो एक व्यक्ति को सबसे पहले अपने 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर का पैसा बैंक, एफडी या लिक्विड फंड में रखना चाहिए, जिसे रातों रात निकाला जा सके। ये तो बहुत लॉजिकल है। और इसके साथ ही एक बहुत ही मजबूत हेल्थ इंश्योरेंस लेना सबसे जरूरी है।